सुस्वागतम दोस्तों, मैं संजय सिंधे आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। कक्षा 8वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज का हम आज नया अध्याय देख रहे हैं, 5वां अध्याय, और जिसका हम भाग 1 देख रहे हैं और नई समस्याएं इस अध्याय का शीर्षक है। तो चलिए जल्दी से प्रारंभ करते हैं आज के इस वीडियो को। नई समस्याएं, इसमें पहला शीर्षक है अरब और मंगोल। जब हर्ष उत्तर भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य के शासक थे और विद्वान चीनी यात्री हुआन सांग नालंदा में अध्ययन कर रहे थे, उसी समय अरब में इस्लाम अपना रूप ग्रहण कर रहा था। भारत के मध्य भाग तक पहुंचने में इसे लगभग 600 वर्ष लग गए और जब उसने राजनीतिक विजय के साथ भारत में प्रवेश किया तब वह बहुत बदल चुका था और उसके नेता दूसरे लोग थे। अरब वाले भारत के उत्तर पश्चिमी छोर तक पहुंचकर वहीं रुक गए। अरब सभ्यता का क्रमशः पतन हुआ और मध्य तथा पश्चिमी एशिया में तुर्की जातियां आगे आई। भारत के सीमावर्ती प्रदेश से यही तुर्क और अफगान इस्लाम को राजनीतिक शक्ति के रूप में भारत लाए। तो कहने का तात्पर्य है कि भारत पर विदेशी आक्रमणकारी लगातार आक्रमण कर ही रहे थे और इसी दरमियान बहुत सारे विद्वान भारत की यात्रा कर रहे थे, भारत की संस्कृति को समझने के लिए, भारत की सभ्यता को समझने के लिए। अरबों ने बड़ी आसानी से दूर दूर तक फैलकर तमाम इलाके फतह कर लिए। फतह कर लेना अर्थात जीत लेना। पर भारत में वे तब भी और बाद में भी सिंध से आगे नहीं बढ़े। शायद भारत तब भी आक्रमणकारियों को रोकने के लिए काफी मजबूत था। तो लेखक कह रहा है कि हमेशा जो है अरब जो दूर दूर से अलग अलग राज्यों को, देशों को जीतते हुए आगे बढ़ रहे थे, वो सिंध से आगे नहीं बढ़ पाए। सिंध प्रांत उस समय हालांकि भारत का हिस्सा था, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ पाए और वहां आकर रुक जाते थे। तो इसका अर्थ यह है कि भारत जो है आक्रमणकारियों को रोकने में सक्षम था। किसी हद तक इसका कारण अरबों के आंतरिक झगड़े भी हो सकते हैं। सिंध बगदाद की केंद्रीय सत्ता से अलग होकर एक छोटा सा स्वतंत्र राज्य हो गया। तो सिंध जो है बगदाद से अलग हो गया और एक छोटा अलग राज्य बन गया। हालांकि आक्रमण नहीं हुआ और भारत और अरब के बीच संपर्क बढ़ने लगा। दोनों ओर से यात्रियों का आना जाना हुआ, दूतावासों की अदला बदली हुई। भारतीय पुस्तकें विशेषकर गणित और खगोल शास्त्र पर बगदाद पहुंची और वहां अरबी में उनके अनुवाद हुए। बहुत से भारतीय चिकित्सक बगदाद गए। यह व्यापार और सांस्कृतिक संबंध उत्तर भारत तक सीमित नहीं थे, भारत के दक्षिणी राज्यों ने भी उसमें हिस्सा लिया, विशेषकर राष्ट्रकूटों ने जो भारत के पश्चिमी तट से व्यापार किया करते थे। तो इस प्रकार से हमारे जो राजदूत थे वो एक विशेष राजा के सानिध्य में रहने वाले, उसकी छत्रछाया में रहने वाले और दूसरी जगह पर अपने संदेश तक पहुंचाने का कार्य करते थे। और आमतौर पर आज भी राजदूतावास है, जैसे भारत का राजदूतावास जो है वो अमेरिका में है, चीन में है, ब्रिटेन में है। तो इस प्रकार के राजदूतावास आज भी बनाए जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से अमेरिका के राजदूतावास भारत में भी है। तो ये जो है उस समय जो विशेष बात हुआ करती थी कि ये आपस में अपने संस्कृति का आदान प्रदान करते थे, अदला बदली करते थे। इस लगातार संपर्क के कारण भारतीयों को अनिवार्य रूप से इस नए धर्म इस्लाम की जानकारी हो गई। इस नए धर्म को फैलाने के लिए प्रचारक भी आए और उनका स्वागत हुआ। मस्जिदें बनी। न शासन ने इसका विरोध किया, न जनता ने, न कोई धार्मिक झगड़े हुए। सब धर्मों का आदर और पूजा के सभी तरीकों से के प्रेरित प्रति सहनशीलता का व्यवहार करना भारत की प्राचीन परंपरा थी। अतः राजनीतिक ताकत के रूप में आने से कई शताब्दी पहले इस्लाम भारत के एक धर्म के रूप में आ गया था। तो खास बात यह रही है कि भारत की संस्कृति जो है वो सभी को अपने अंदर जज्ब करने की प्रकृति के कारण सभी को स्वीकार करते चले गए। और यहाँ पर मस्जिद जब बनाए गए, तो मस्जिदों का निर्माण हुआ तो किसी ने भी उसका विरोध नहीं किया। महमूद गजनवी और अफगान। लगभग 300 वर्ष तक भारत पर कोई और आक्रमण नहीं हुआ। 1000 ईस्वी के आसपास अफगानिस्तान के सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण करने प्रारंभ किए। महमूद गजनवी तुर्क था जिसने मध्य एशिया में अपनी ताकत बढ़ा ली थी। उसने बड़ी निर्ममता से कई आक्रमण किए जिनमें बहुत खून खराबा हुआ। हर बार महमूद अपने साथ बहुत बड़ा
खजाना ले गया। हिंदू धूलकणों की तरह चारों ओर बिखर गए और उनकी याद भर लोगों के मुंह में पुराने किस्से की तरह बाकी रह गई। जो तितर बितर होकर बचे रहे, उनके मन में भी मुसलमानों के प्रति गहरी नफरत पैदा हो गई। तो इस प्रकार से मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 3 बार आक्रमण किया और भारत को बेतहाशा लूटा उसने। और इस वजह से जो बिखरे हुए हिंदू थे, उनके मन में मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा हो गई। अनुमान लगाया जा सकता है कि महमूद ने कितनी तबाही की थी, पर महमूद ने उत्तरी भारत के सिर्फ एक टुकड़े को छुआ और लूटा था, जो उसके धावे के रास्ते में पड़ा था। पूरा मध्य पूर्वी और दक्षिणी भारत उससे पूरी तरह बच गया था, तो सिर्फ वो उत्तर भारत तक ही सीमित रहा। महमूद ने पंजाब और सिंध को अपने राज्य में मिला लिया। वह हर धावे के बाद गजनी लौट जाता था। वह कश्मीर पर विजय नहीं पा सका। वह पहाड़ी देश उसे रोकने और मार भगाने में सफल हो गए। काठियावाड़ में सोमनाथ से लौटते हुए राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में भी उसे भारी हार खानी पड़ी। इस आखिरी धावे के बाद वह फिर नहीं लौटा। महमूद की मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई। उसकी मृत्यु के बाद 160 वर्ष से अधिक समय तक ना तो भारत पर कोई आक्रमण हुआ और ना ही पंजाब के आगे तुर्की शासन का विस्तार हुआ। इसके बाद शहाबुद्दीन गौरी नाम के एक अफगान ने गजनी पर कब्जा कर लिया और गजनवी साम्राज्य का अंत हो गया। उसने पहले लाहौर पर धावा किया और फिर दिल्ली पर। दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान ने उसे पूरी तरह पराजित कर दिया। शहाबुद्दीन अफगानिस्तान लौट गया और अगले साल एक और फौज लेकर लौटा। इस बार उसकी जीत हुई और 1192 ईस्वी में वह दिल्ली के तख्त पर बैठ गया। हालांकि पृथ्वीराज चौहान ने उसे जीवित जाने दिया और उसी का हर्जाना उसे बाद में भुगतना पड़ा। दिल्ली फतह करने का मतलब यह नहीं था कि बाकी भारत भी फतह हो गया। दक्षिण में चोल शासक अभी तक बहुत शक्तिशाली थे और उनके अलावा दूसरे स्वतंत्र राज्य भी थे। अफगानों को दक्षिण भारत के बड़े हिस्से तक अपने शासन का विस्तार करने में 1.5 शताब्दी और लगी, लेकिन इस नई व्यवस्था में दिल्ली का स्थान महत्वपूर्ण भी था और प्रतीकात्मक भी। तो आमतौर पर दिल्ली के प्रति आकर्षण सबका दिखाई देता है और ऐसा एक परंपरा सी चल पड़ी कि जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर लिया वो पूरे भारत को जीत गया, लेकिन ऐसा कदापि नहीं था। भारत पर महमूद गजनवी के आक्रमण का परिणाम यह हुआ कि कुछ समय के लिए पंजाब बाकी भारत से अलग हो गया। 12वीं शताब्दी के अंत में आने वाले अफगानों की बात कुछ और थी। वे हिंद आर्य जाति के लोग थे और भारत की जनता से उनका निकट का संबंध था। लंबे समय तक अफगानिस्तान भारत का हिस्सा होकर रहा और ऐसा होना उसकी नियति थी। 14वीं शताब्दी के अंत में तुर्क मंगोल तैमूर ने उत्तर की ओर से आकर दिल्ली की सल्तनत को ध्वस्त कर दिया। वह कुछ ही महीने भारत में रहा। वह दिल्ली आया और लौट गया, पर जिस रास्ते से वह आया उसी को उसने वीरान कर दिया। तो तैमूर जो है वो बड़ा इस जगह पर बड़ा दमनकारी रूप में उसका वर्णन किया गया है। उसने जिस जगह से वो गुजरा है उसने उस जगह के सभी लोगों को मार डाला है, वीरान कर गया, जहां पर कोई भी जीवित नहीं बचा। जिन लोगों को उसने कत्ल किया था उन्हीं की खोपड़ियों के मीनारों से वह रास्ते को सजाता चला गया। इस प्रकार से उसने रास्ते के दोनों तरफ खोपड़ियों को लटका दिया था। दिल्ली खुद मुर्दों का शहर बन गई। सौभाग्य से वो बहुत आगे नहीं बढ़ा और पंजाब के कुछ हिस्सों और दिल्ली को ही यह भयानक विपत्ति झेलनी पड़ी। दिल्ली को मौत की नींद से उठने में कई वर्ष लगे। जागने पर वह इस विशाल साम्राज्य की राजधानी नहीं रह गई थी। तैमूर के हमले ने साम्राज्य को तोड़ दिया था और उसके खंडहरों पर दक्षिण में कई राज्य उठ खड़े हुए थे। इससे बहुत पहले 14वीं शताब्दी के आरंभ में 2 बड़े राज्य कायम हुए थे। गुलबर्ग जो बहनमी राज्य के नाम से प्रसिद्ध है और विजयनगर का हिंदू राज्य। विजयनगर के राजा जो थे वो प्रसिद्ध राजा थे, राजा कृष्णदेव राय। तो काफी प्रसिद्धि प्राप्त की थी उन्होंने। दिल्ली की तबाही के बाद उत्तरी भारत कमजोर पड़कर टुकड़ों में बंट गया। दक्षिण भारत की स्थिति बेहतर थी और वहां के राज्यों में सबसे बड़ी और शक्तिशाली रियासत विजयनगर थी। इस रियासत और नगर ने उत्तर के बहुत से हिंदू शरणार्थियों को आकर्षित किया। उपलब्ध वृत्तांतों से पता चलता है कि शहर बहुत समृद्ध और सुंदर था, तो उसकी ख्याति जो है दूर दूर तक फैल गई थी विजयनगर की। जब दक्षिण में विजयनगर तरक्की कर रहा था उस समय उत्तर की पहाड़ियों से होकर एक और हमलावर दिल्ली के पास पानीपत के प्रसिद्ध मैदान में आया। उसने 1526 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन को जीत लिया। मध्य एशिया के तैमूर वंश का यह तुर्क मंगोल बाबर था। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव उसी ने डाली।
तो इस प्रकार से मुगल साम्राज्य का पहला जो व्यक्ति था वो था बाबर। समन्वय और मिलीजुली संस्कृति का विकास, कबीर, गुरु नानक और अमीर खुसरो। भारत पर मुस्लिम आक्रमण की या भारत में मुस्लिम युग की बात करना गलत और भ्रामक है। इस्लाम ने भारत पर आक्रमण नहीं किया, वह भारत में कुछ सदियों के बाद आया। आक्रमण तुर्कों महमूद ने किया था, अफगानों ने किया था और उसके बाद तुर्क मंगोल या मुगल आक्रमण हुआ। इनमें से बाद के 2 आक्रमण महत्वपूर्ण थे। अफगानों को हम भारत का सीमावर्ती समुदाय कह सकते हैं, जो भारत के लिए पूरी तरह अजनबी भी नहीं माने जा सकते। उनके राजनीतिक शासन के काल को हिंद अफगान युग कहना चाहिए। मुगल भारत के लिए बाहर के और अजनबी लोग थे, फिर भी वे भारतीय ढांचे में बड़ी तेजी से समा गए और उन्होंने हिंद मुगल युग की शुरुआत की। तो जैसा कि प्रारंभ में बताया जा चुका है कि भारत की संस्कृति ऐसी थी कि वो हर नई संस्कृति को अपने अंदर जज्ब कर लेती थी, और मुख्य बात यह है कि जिन्होंने यहाँ की संस्कृति के साथ अपने आप को घुलने मिलने दिया है वही भारत में स्थायी हो पाए हैं। अफगान शासक और जो लोग उनके साथ आए थे वे भी भारत में समा गए। उनके परिवारों का पूरी तरह भारतीयकरण हो गया। भारत को वे अपना घर और बाकी सारी दुनिया को विदेश मानने लगे। राजनीतिक झगड़ों के बावजूद उन्हें सामान्यतः इसी रूप में स्वीकार कर लिया गया और राजपूत राजाओं से भी बहुतों ने उन्हें अपना अधिराज मान लिया। पर कुछ ऐसे राजपूत सरदार थे जिन्होंने उनकी अधीनता अस्वीकार कर दी और भयंकर झगड़े हुए। दिल्ली के प्रसिद्ध सुल्तान फिरोज शाह की मां हिंदू थी। यही स्थिति गयाउद्दीन तुगलक की थी। अफगानी, तुर्की और हिंदू सामंतों के बीच विवाह होते थे, पर आमतौर पर नहीं। दक्षिण में गुलबर्ग के मुस्लिम शासक ने विजयनगर की हिंदू राजकुमारी से बहुत धूमधाम से विवाह किया था। तो कहने का तात्पर्य है कि हालांकि मुसलमानों ने हिंदी संस्कृति को जल्दी अपना लिया और उन्होंने बहुत से राजकुमारों और राजकुमारियों ने इस प्रकार से आपस में विवाह किए थे। इस दौर में कुशल प्रशासक का विकास हुआ और यातायात के साधनों में विशेष रूप से सुधार हुआ, मुख्यतः सैनिक कारणों से। सैनिकों को आने जाने के लिए यातायात के साधनों का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया था। सरकार अब और अधिक केंद्रीकृत हो गई, गोकी उसने इस बात का ध्यान रखा कि स्थानीय रीति रिवाजों में हस्तक्षेप ना करे, और यही सबसे बड़ी सफलता रही है मुसलमानों की कि वो ज्यादा दिन तक भारत पर शासन कर सके। शेर शाह, जिसने मुगल काल के आरंभ में हस्तक्षेप किया था, अफगान शासकों में सबसे योग्य था। उसने ऐसी मालगुजारी व्यवस्था की नींव डाली जिसका आगे चलकर अकबर ने विकास किया। मालगुजारी अर्थात हम जानते हैं कि व्यापार में सबसे जरूरी चीज होती है कि मालगुजारी की व्यवस्था करना। इसमें खास तौर पर कर प्रणाली निश्चित की जाती है। जब आयात और निर्यात किया जाता है तो उस पर कर कितना लगाना है, यही मालगुजारी व्यवस्था है। तो सामान एक जगह से दूसरे जगह भेजना और दूसरे जगह से भारत अपने यहाँ मंगाना, ये आयात और निर्यात कहलाता है। ठीक इसी व्यवस्था के कौशल का फायदा जो है अकबर ने उठाया और उसने इस व्यवस्था को और पुख्ता किया। अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री टोडरमल की नियुक्ति पहले शेरशाह ने की थी। हिंदुओं की क्षमता का अफगान शासक अधिकाधिक उपयोग करते गए। भारत और हिंदू धर्म पर अफगानों की विजय का दोहरा असर पड़ा। तत्काल प्रभाव यह पड़ा कि लोग अफगान शासन में पड़ने वाले क्षेत्रों से दूर भागकर दक्षिण की ओर चले गए। जो बचे रहे उन्होंने विदेशी तौर तरीकों और प्रभावों से अपने को बचाने के लिए वर्ण व्यवस्था को और कठोर बना दिया। दूसरी ओर विचारों और जीवन दोनों में इस विदेशी ढंग की ओर धीरे धीरे लोगों का रुझान पैदा होने लगा। परिणामतः समन्वय अपने आप रूप लेने लगा। वास्तुकला की नई शैलियां उपजी, खाना पहनना बदलता गया और जीवन अनेक रूपों में प्रभावित हुआ। यह समन्वय संगीत में विशेष रूप से दिखाई पड़ा। भारत की प्राचीन शास्त्रीय पद्धति का अनुकरण करते हुए उसने कई दिशाओं में विकास किया। तो लेखक इस जगह पर कुल मिलाकर कह रहा है कि संस्कृति का आदान प्रदान विशेष तौर पर हुआ और सबसे ज्यादा प्रभाव जो दिखाई दिया वो यहाँ के रहन सहन में दिखाई दिया। खान पान की प्रणालियां भी बदल गई और इस प्रकार से एक मिलीजुली संस्कृति का विकास हुआ। फारसी भाषा दरबार की सरकारी भाषा बन गई और फारसी के बहुत से शब्द बोलचाल की भाषा में प्रवेश कर गए। इसके साथ ही जन भाषाओं का भी विकास किया गया।
भारत में जिन दुर्भाग्यपूर्ण बातों में वृद्धि हुई उनमें एक पर्दा प्रथा थी। ऐसा क्यों हुआ यह स्पष्ट नहीं है, पर भारत में पर्दा प्रथा का विकास मुगल काल में तब बहुत हुआ जब यह हिंदू और मुसलमानों दोनों में पद और आदर की निशानी समझा जाने लगा। तो भारत में वैसी कोई पर्दा प्रथा की कोई विस्तृत ऐसी संस्कृति नहीं थी, लेकिन मुगलों ने इस संस्कृति को ज्यादा बढ़ावा दिया और पर्दा प्रथा का प्रारंभ भारत में होने लगा। औरतों को अलग पर्दे में रखने की यह प्रथा उन इलाकों में ऊंचे वर्गों में विशेष रूप से फैली जहां मुसलमानों का प्रभाव सबसे अधिक था, यानी उस मध्य और विशाल पूर्वी प्रदेश में जिसमें दिल्ली, संयुक्त प्रांत, राजपूताना, बिहार और बंगाल आते हैं। लेकिन अजीब बात है कि पंजाब और सरहदी सूबे में जो मुख्यतः मुस्लिम इलाके थे, पर्दे की प्रथा उतनी कड़ी नहीं थी। तो कुछ स्थानिक प्रभाव इसमें दिखाई देने लगा और कुछ सम्मान की बात मानी गई और कुछ लोगों ने इसे अमीरों की एक व्यवस्था के तौर पर देखा, इसलिए पर्दा प्रथा जो है वो कड़ी होने लगी। दिल्ली में अफगानों के प्रतिष्ठित होने के साथ पुराने और नए के बीच एक समन्वय रूप ले रहा था। इनमें से अधिकतर परिवर्तन उच्च वर्गों में, अमीर उमराव में हुआ। इनका असर विशाल जनसमूह पर, विशेषकर देहाती जनता पर नहीं पड़ा। उनकी शुरुआत दरबारी समाज में ही होती थी और वे शहरों और कस्बों में फैल जाते थे। इस तरह उत्तरी भारत में दिल्ली और संयुक्त प्रांत इसके केंद्र बने, ठीक उसी तरह जैसे ये पुरानी आर्य संस्कृति का केंद्र रहे। पर इस आर्य संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा दक्षिण की ओर खिसक गया, जो हिंदू रूढ़िवादिता का गढ़ बन गया। तो ये जो मुख्य तौर पर परंपराएं हैं वो धीरे धीरे विकसित होती चली गई और इसका जो मुख्य प्रभाव जो दिखाई दिया दिल्ली और इसके आसपास के प्रांतों में ज्यादा दिखाई दिया। तब तैमूर के हमले से दिल्ली की सल्तनत कमजोर हो गई। जो जौनपुर संयुक्त प्रांत में एक छोटी सी मुस्लिम रियासत खड़ी हुई, पूरी 15वीं शताब्दी के दौरान यह रियासत कला, संस्कृति और धार्मिक सहिष्णुता का केंद्र रही। तो धार्मिक सहिष्णुता को इन्होंने प्रोत्साहन दिया था, ये इस जगह पर दिखाई देता है। एक छोटे से प्रांत जौनपुर में यह विशेष तौर पर देखा गया, ऐसा लेखक कह रहा है। विकसित होती हुई आम भाषा हिंदी को यहाँ प्रोत्साहित किया गया और हिंदुओं और मुसलमानों के धर्मों के बीच समन्वय करने का प्रयास भी किया गया। लगभग इसी समय उत्तर में सुदूर कश्मीर में एक स्वतंत्र मुस्लिम शासक जैनुअल आबदीन को उसकी सहिष्णुता और संस्कृत के अध्ययन और प्राचीन संस्कृति को प्रोत्साहित करने के कारण बहुत यश मिला। तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो भारतीय संस्कृति को बड़े उत्साह के साथ अपनाते थे, उनमें जैनुअल आबदीन को का विशेष स्थान है। पूरे भारत में यह नई उत्तेजना सक्रिय थी और नए विचार लोगों को परेशान कर रहे थे। भारत विदेशी तत्वों को आत्मसात करने का प्रयास कर रहा था और इस प्रक्रिया में थोड़ा बहुत खुद भी बदल रहा था। इसी बीच कुछ नए ढंग के सुधारक खड़े हुए जिन्होंने इस समन्वय का जानबूझकर समर्थन किया और अक्सर वर्ण व्यवस्था की निंदा या उपेक्षा की। 15वीं शताब्दी में दक्षिण में रामानंद और उनसे भी अधिक प्रसिद्ध शिष्य कबीर हुए। कबीर की शाखियां और पद आज भी बहुत लोकप्रिय है। उत्तर में गुरु नानक हुए जो सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। पूरे हिंदू धर्म पर इन सुधारकों के नए विचारों का प्रभाव पड़ा और भारत में इस्लाम का स्वरूप भी दूसरे स्थानों पर उनके स्वरूप से किसी हद तक भिन्न हो गया। इस्लाम के एकेश्वरवाद ने हिंदू धर्म को प्रभावित किया और हिंदू के अस्पष्ट बहुदेववाद का प्रभाव भारतीय मुसलमानों पर पड़ा। तो इस प्रकार से तीन प्रसिद्ध संत यहाँ पर जो जिनका जिक्र यहाँ पर लेखक ने किया है, रामानंद, कबीर और तीसरे गुरु नानक। तो इन्होंने जो है भारतीय धर्म व्यवस्था पर, संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला है और इससे मुसलमान भी अछूते नहीं रहे। इनमें से अधिकतर भारतीय मुसलमान ऐसे थे जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया था और उनका पालन पोषण प्राचीन परंपराओं में हुआ था और वे अब भी उन्हीं से घिरे थे। उनमें से बाहर से आने वालों की संख्या अपेक्षाकृत कम थी। तो भारत में जो मुसलमान आए वो संख्या में कम थे, लेकिन भारतीय हिंदू ही मुसलमान में परिवर्तित हो गए थे। ये बात लेखक इस जगह पर कह रहा है। विदेशी तत्वों के भारत में अधिकाधिक आत्मसात होने का सबसे महत्वपूर्ण संकेत उनके द्वारा देश की आम भाषा का प्रयोग था। गर्चे दरबार की भाषा फारसी बनी रही। आरंभ के लेखकों में सबसे प्रसिद्ध अमीर खुसरो थे, वे तुर्क थे। तो अमीर खुसरो जो है वो खड़ी बोली के पहले कवि है
और वो तुर्क होते हुए भी खड़ी बोली अर्थात हिंदी भाषा को उन्होंने प्रोत्साहित किया और हिंदी भाषा में अपनी जो है पहेलियां उन्होंने लिखी है। वे तुर्क थे और उनका परिवार 2 या 3 पीढ़ियों से संयुक्त राज्य में बसा हुआ था। वे 14वीं शताब्दी के दौरान कई अफगान सुल्तानों के शासनकाल में रहे। वे फारसी के चोटी के कवि थे और उन्हें संस्कृत का भी ज्ञान था। वे महान संगीतकार थे और उन्होंने भारतीय संगीत में कई मौलिक उद्भावनाएं की थी। कहा जाता है कि भारत के लोकप्रिय तंत्री वाद्य सितार का आविष्कार उन्होंने ही किया था। उन्होंने ऐसे कई विषयों पर रचना की जिनमें भारत ने विशेष प्रगति की थी। इनमें धर्म, दर्शन, तर्कशास्त्र, भाषा और व्याकरण, संस्कृत के अतिरिक्त संगीत, गणित, विज्ञान और आम का फल है। तो विशेष तौर पर बहुत ज्यादा विद्वान व्यक्ति थे अमीर खुसरो। उनकी प्रसिद्धि का आधार उनके लोक प्रचलित गीत है जिन्हें उन्होंने बोलचाल की सामान्य हिंदी में लिखा था। उन्होंने ग्रामीण जनता से केवल उसकी भाषा ही नहीं ली बल्कि उनके रीति रिवाज और रहन सहन के ढंग का भी वर्णन किया। उन्होंने विभिन्न ऋतुओं और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गीत लिखे। वे गीत अब भी उत्तर और मध्य भारत के किसी भी गांव या नगर में सुनाई पड़ सकते हैं। तो जिस प्रकार से कबीर के दोहे आज भी प्रसिद्ध है, उसी प्रकार से अमीर खुसरो द्वारा लिखा गया साहित्य भी हमें बोलचाल की भाषा में होने के कारण आज भी उतनी ही प्रसिद्धि पर है। अमीर खुसरो ने अनगिनत पहेलियां भी लिखी। अपने लंबे जीवन काल में ही खुसरो अपने गीतों और पहेलियों के लिए बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। ऐसी कोई और मिसाल नहीं मिलती जहां 600 साल पहले लिखे गए गीतों की लोकप्रियता आम जनता के बीच बराबर बनी रही हो और बोलों में बिना परिवर्तन किए हुए अब भी उसी तरह गाए जाते हैं। तो ये खास बात इसमें दिखाई देती है। चलिए रुकते हैं यहाँ पर। धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।